नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व विषय के अंतर्गत संगठन के सिद्धांत समन्वय विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। साधारण भाषा में समन्वय से तात्पर्य संगठन के कार्यकलापों एवं गतिविधियों में, क्रिया प्रक्रियाओं में उचित तालमेल, समायोजन और संबंध स्थापित करना है। चूँकि जटिल होते संगठनों में और समय के साथ साथ बढ़ते कार्य और प्रक्रियाओं के कारण समन्वय एक बड़ी प्रशासनिक समस्या बन चुका है। इसलिए जेम्स मूने ने समन्वय को संगठन का प्रथम सिद्धांत कहा है, प्राथमिक सिद्धांत कहा है। विशेषीकरण के कारण संगठनात्मक उलझनें बढ़ी हैं। सरकारी तंत्र में लोक कल्याणकारी राज्य की भावना के कारण नए कार्यों दायित्वों का निर्वहन के कारण शासकीय कार्यों, प्रक्रियाओं, उत्तरदायित्वों में वृद्धि के परिणामस्वरूप समन्वय की और अधिक आवश्यकता महसूस हुई है। समन्वय संगठनात्मक दृष्टि से विभिन्न संगठन के कार्यों, क्रियाओं, प्रक्रियाओं, व्यक्तियों के मध्य उचित तालमेल को कहते हैं। देखा जाए तो समन्वय दो दृष्टि से होता है, एक नकारात्मक दृष्टि से समन्वय, दूसरा सकारात्मक दृष्टि से। नकारात्मक दृष्टि से समन्वय का अर्थ होता है संगठन में व्याप्त संघर्ष हैं, झगड़े हैं या विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने वाली प्रवृत्तियों और प्रक्रियाओं को रोकना है, उनको दूर करना है। और सकारात्मक दृष्टि से समन्वय का अर्थ होता है संगठन में ऐसी कार्य व्यवस्था बनाना जिससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न हो और सभी कार्मिक सामूहिकता से मिलजुल कर कार्य कर सकें। समन्वय की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। एल.डी. वाइट के अनुसार समन्वय का अर्थ है विभिन्न भागों का परस्पर समायोजन एवं उनकी गतिविधियों तथा क्रियाओं का भी एक समय पर समायोजन, ताकि प्रत्येक भाग पूर्ण उत्पादन या सेवा के लिए अपना अधिकतम योगदान कर सके। इसी प्रकार से हेनरी फ्योल लिखते हैं, समन्वय किसी संगठन की सभी प्रक्रियाओं में समरसता स्थापित करता है ताकि इसका कार्य सुगमता पूर्वक, सुविधाजनक ढंग से सफलतापूर्वक कर सके या चलाया जा सके। सैकलर हडसन लिखते हैं, समन्वय कार्य के विभिन्न हिस्सों के बीच तालमेल स्थापित करने की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। और समन्वय को परिभाषित करते हुए मैरी पार्कर फोलेट लिखती है, यह किसी स्थिति में सभी तत्वों का पारस्परिक संबंध है। तो इस प्रकार से समन्वय की परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। संगठन की शीर्षस्थ पदाधिकारी का यह मुख्य दायित्व है कि वो विभिन्न इकाइयों, व्यक्तियों, कार्यों, प्रक्रियाओं में उचित तालमेल, समन्वय बनाए। यह व्यक्तिगत क्रिया न होकर एक सामूहिक क्रिया है। इसमें एक सकारात्मक सहयोग की भावना से सभी क्रिया प्रक्रियाओं को अर्थपूर्ण तरीके से एकीकृत किया जाता है। और समन्वय का उद्देश्य है व्यवस्था को स्थापित संगठनात्मक लक्ष्यों को की दृष्टि से चलाना है। इस प्रकार संगठन समन्वय आंतरिक व बाहरी दोनों वातावरण के लिए आवश्यक है। प्राय सहयोग और समन्वय में भी अंतर होता है। सामान्यतः सहयोग और समन्वय एक समान शब्द प्रतीत होते हैं, परंतु सहयोग में स्वेच्छा की भावना प्रबल होती है, जबकि समन्वय में समूह की इच्छा और अन्य कई बाहरी तत्व भी प्रभावी भूमिका निभाते हैं। समन्वय में सहयोग की भावना होती है, लेकिन समन्वय बिना सहयोग के भी कराया जा सकता है। एक समन्वय और सहयोग का एक बहुत अच्छा उदाहरण हम ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक किसी बच्चे को 5 बजे की ट्रेन में जाना था और 5 बजे की ट्रेन के लिए उसने सोने से पहले 4 बजे का अलार्म लगा के वो सोने चला गया। जब 4 बजे का अलार्म लगा के सोने चला गया तो उसने सोचा 1 घंटे में तैयार होकर वो ट्रेन पकड़ लेगा। जब उनके बच्चे का पिता जब सोने गया तो उसने देखा कि बेटा जल्दीबाजी करेगा, तो उसके अलार्म को उसने 4 बजे की बजाय 3 बजे कर दिया, क्योंकि उसको पिता को चिंता थी कि बच्चा जल्दीबाजी में तैयार होगा या फिर ट्रेन नहीं छूट जाए। तो ऐसी चिंता के कारण उस जो अलार्म 4 बजे का था उसको 1 घंटे पूर्व 3 बजे का कर दिया। थोड़ी देर बाद जब माँ ने देखा बच्चा सुबह जल्दी जाएगा और उसने
इसी भावना से, सहयोगात्मक भावना से बच्चे के अलार्म को कि 3 बजे की जगह 1 घंटे और पूर्व कर दिया, 2 बजे कर दिया। जब अलार्म बोला और बच्चे को 2 बजे जगना पड़ा, तो पता लगा कि माता पिता और बच्चे तीनों के बीच में सहयोग तो था, लेकिन समन्वय नहीं था। उनके कार्यों में समकालिकता नहीं थी, कार्यों में उनकी एक रूपता नहीं थी, उनकी समन्वय प्रक्रिया नहीं थी। इसलिए समन्वय एक व्यापक संदर्भ है सहयोग की वनस्पत। इसलिए एक समय पर समकालिकता और सभी कार्यों क्रियाओं को एक समय पर स्थापित करने की प्रक्रिया को हम समन्वय कहते हैं। अब समन्वय की आवश्यकता या महत्व को हम समझ लेते हैं। समन्वय की आवश्यकता का पहला बिंदु है टकराव और संघर्ष को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि समन्वय स्थापित करें। मानव स्वभाव में विविधताएं होती है। संगठन की आंतरिक कार्यप्रणाली में अनेक प्रकार के नए संघर्ष आते हैं। इनको टालने के, इनको न्यूनतम करने के लिए प्रत्येक कार्यों, प्रक्रियाओं में और व्यक्तियों के मध्य उचित तालमेल स्थापित करने के लिए समन्वय बहुत आवश्यक होता है, उपयोगी होता है, इसका महत्व है। दूसरा है प्रतिस्पर्धा को नियंत्रण करने के लिए। खतरनाक, कई बार संगठनों में खतरनाक प्रतिस्पर्धा हो जाती है। ये 2 से अधिक व्यक्ति जहाँ काम करते हैं तो साथ साथ उनमें एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इस प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, एक सकारात्मक दिशा देने के लिए, उनके कार्यों क्रियाओं में उचित तालमेल समन्वय स्थापित करने के लिए इसका महत्व है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है उच्च कार्य कुशलता की प्राप्ति उचित समन्वय के माध्यम से की जा सकती है। प्रत्येक संगठन की कार्यकुशलता के लिए आवश्यक है कि उनके कार्यों क्रियाओं प्रक्रियाओं में उद्देश्यों में समन्वय स्थापित किया जा सके। अभी आपको मैंने एक बच्चे का उदाहरण दिया कि उनके बच्चे और उनके माता पिता और बच्चे के बीच में उचित तालमेल नहीं था। सहयोग होने के बाद भी वो बच्चे को 2 घंटे पहले जगना पड़ा, परिणाम थे जो सकारात्मक परिणाम आने चाहिए उतने नहीं आए। तो उच्च कार्यकुशलता के लिए आवश्यक है कि सहयोग, समकालिकता उनकी क्रिया प्रक्रियाओं के संदर्भ में संगठन में बना रहे। अगला बिंदु है संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय बहुत उपयोगी है, क्योंकि संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए या निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उसके विभिन्न अंगों कार्यों के मध्य सकारात्मक और व्यवस्थित तरीके का सहयोग होना आवश्यक है। अगर हम ये देखें किसी भी चिकित्सालय या कॉलेज या स्कूल के उदाहरण लें तो उनके कार्यों को, संगठनात्मक लक्ष्यों को तभी पूरा किया जा सकता है जब उनकी संरचना से लेके उनके कार्यरत व्यक्तियों की कार्यों, उनके उद्देश्यों, उनके लक्ष्यों, उनके विभिन्न संदर्भों को उचित तरीके से समन्वित किया जाकर संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। और दोहराव को रोकने के लिए भी हमें समन्वय की आवश्यकता होती है, या दोहराव के लिए भी समन्वय का महत्व है। अभी किसी कार्य की पुनरावृत्ति न हो, एक कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा अधिकाधिक न किया जाए, दूसरे व्यक्ति के द्वारा न किया जाए, तो इसको रोकने के लिए, उनके कार्यों के प्रक्रियाओं को या अतिराव को रोकने के लिए उसको समन्वय की आवश्यकता होती है। बहुत एक राजस्थान में राठ क्षेत्र में कहावत है कि 5 मामाओं वाला भांजा भूखा ही रहता है। कि मतलब भाव ये है कि ये एक दूसरे के ऊपर डाल दी जाती है और ये समझ नहीं आता कि कौन किसको। तो निर्धारित कार्यों के बीच में समयबद्धता के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है। और लास्ट है कार्यों में जटिलता और विशेषज्ञता के कारण, कई बार ये विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास के कारण संगठनात्मक प्रभावशीलता में वृद्धि के लिए जरूरी होता है कि संगठन की क्रियाओं प्रक्रियाओं, उनके उद्देश्यों, उनके कार्यप्रणाली में आने वाली समस्याओं का निराकरण करते हुए उनमें एक समन्वयीकृत व्यवस्था को चालू रखा जाए और उनको लागू किया जाए, उनको और सुधार किया जाए। तो इन आधारों पर हम कह सकते हैं समन्वय की आवश्यकता और महत्व है। समन्वय कैसे स्थापित हो, समन्वय के क्या मानक हों, समन्वय की प्रक्रिया कैसे प्रभावी बनाई जा सकती है, तो इस संदर्भ में कुछ विद्वानों ने सुझाव दिए हैं, प्रबंध सिद्धांत बताए हैं कि अच्छा समन्वय तभी है जब किन्हीं बिंदुओं पर आधारित हो। ये सुझाव है। पहला सिद्धांत है समन्वय का प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा समन्वय। ये मैरी पार्केट फोर्डेट ने कहा कि व्यक्ति को प्रत्यक्ष संपर्क या प्रबंधक को प्रत्यक्ष संपर्क या मुख्य कार्यकारी को प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा समन्वय स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। जहाँ संघर्ष है, वाद विवाद है, तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है,
तो संगठन में पदसोपानी व्यवस्था की परवाह किए बिना उस पदाधिकारी को, कार्मिक को या प्रबंधक को वहाँ सीधे स्थल पर पहुँच के या व्यक्ति से संपर्क स्थापित करके समन्वय स्थापित किया जाता है, तो उसकी समस्या का समाधान न केवल तत्काल होता है बल्कि संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी संगठन सक्रिय बना रहता है। दूसरा सिद्धांत है प्रारंभिक चरणों में ही समन्वय किया जाए। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये फॉलेट कहते हैं कि अगर किसी संगठन के प्रारंभिक चरणों में उचित समन्वय स्थापित कर दिया जाए तो ये निश्चित रूप से समन्वय संगठन के लक्ष्यों के लिए जरूरी होता है, और साथ ही साथ संगठन में कोई विवाद भी उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए प्रारंभिक स्तरों पर ही समन्वय स्थापित करके सब समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके लिए नियोजन है, नीति निर्धारण के संभावित बिंदुओं में भी ये विषय हैं, उनमें उचित समन्वय स्थापित किया जा सकता है। संपूर्णता का सिद्धांत। समन्वय का यह सिद्धांत मानता है कि संगठन के किसी परिस्थिति में संबंधित घटकों को, पक्षों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि संगठन के अंतर संबंधों पर आधारित संपूर्ण संगठन को एक इकाई के रूप में, उसकी विभिन्न इकाइयों के बीच में, कार्यों प्रक्रियाओं के बीच में, उत्तरदायित्व और अधिकारों के बीच में, जिम्मेदारियों के बीच में समन्वय स्थापित करने की होनी चाहिए, संपूर्णता होनी चाहिए, सहसंबद्धता होनी चाहिए, तभी ये समन्वय अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है। अगला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत ये मानता है कि समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। एक निश्चित समय पर एक कार्य के लिए समन्वय नहीं होता, बल्कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसको संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ साथ निरंतर रूप से स्थापित किया जाना चाहिए। यह ना तो एक दो दिन में समन्वय स्थापित हो सकता है, न समन्वय में अंत विराम दिया जा सकता है, बल्कि सतत प्रक्रिया है, निरंतरता की प्रक्रिया है और इसको निरंतरता के स्थान पर ही किया जाना चाहिए, निरंतरता के संदर्भ में भी किया जाना चाहिए। समन्वय का अगला सिद्धांत है समय का सिद्धांत। आधुनिक प्रबंध विज्ञानी मानते हैं समय अपने आप में एक बहुत बड़ा अमूल्य संसाधन है और समस्याओं की एक अचूक बाण है, औषधि है। अगर सही समय पर कोई समस्या का समाधान हो जाता है तो संगठन में उचित समन्वय अपने आप स्थापित हो जाता है। इसलिए जब समस्या उत्पन्न हो या समस्या की समाधान हो तो उसके साथ ही उसका समन्वय होना चाहिए। बाढ़ आने के बाद बांध बनाने की नौबत ही ना आए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए, यानी कि बाढ़ आने से पहले ही उसको बांध बनाने जैसी प्रक्रिया कर ली जाती है। समय से पूर्व, समय की आवश्यकता के अनुरूप तो संगठन के लक्ष्यों को सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। और अंतिम जो सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है पारस्परिक संचार का सिद्धांत। संचार आधुनिक संगठनों की वह रक्तधारा है जो संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक रास्ता बनाती है, एक मंजिल, एक दिशा दिखाती है। समन्वय का यह सिद्धांत मानता है कि प्रभावी संचार व्यवस्था के आधार पर संगठन में बेहतर तालमेल रखा जा सकता है। संगठन में विभिन्न कार्यरत व्यक्तियों से व्यक्तिगत, औपचारिक, अनौपचारिक संवाद स्थापित किया जाए, उनके मध्य सूचना का संप्रेषण टाइम पे किया जाए, आदेश, उत्तरदायित्व का निर्धारण की संबंधी रिपोर्ट, प्रतिवेदन आदि समय पर लेते रहने से इन समस्याओं के समाधान की एक सुगमता बनी रहती है। समन्वय की विधियां और तकनीकें। अब हम देखेंगे समन्वय की पहली विधि है नियोजन। नियोजन एक ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जो किसी कार्य करने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेना, ताकि कार्यों के विभिन्न पक्षों को व्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित कर सके। तो संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए समन्वय स्थापित करने के लिए नियोजन एक महत्वपूर्ण तकनीक है, विधि है, जिसके माध्यम से संगठन में उचित समन्वय स्थापित किया जा सकता है। दूसरी विधि या तकनीक है संगठनात्मक तरीके। संगठन स्वयं में ही अपने आप में एक समन्वय का एक महत्वपूर्ण माध्यम या साधन है, तरीका है, क्योंकि संगठन के पदसोपान में एक ऐसी व्यवस्था श्रृंखला होती है जो निर्देश, नियंत्रण, नेतृत्व का न केवल निर्धारण करती है बल्कि दायित्व, उत्तरदायित्वों के परस्पर एक दूसरे से संबद्धता का भी द्योतक है। इसलिए संगठनात्मक जो तरीके होते हैं उनमें समन्वय उचित तरीके से हो सकते हैं। भारतवर्ष में देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषदें, प्रधानमंत्री कार्यालय, विभागीय आयोग, बोर्ड, स्वायत्त शासी संस्थाएं, ये सब
एक संगठनात्मक तरीके जिनके माध्यम से समन्वय स्थापित किया जा सकता है। राजस्थान के संदर्भ में भी देखें तो मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल कार्यालय, योजना आयोग है, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर कार्यालय इत्यादि जो समन्वय करने वाले संगठनात्मक तरीके हैं जिनसे उचित तरीके से समन्वय स्थापित किया जा सकता है। सम्मेलन और संगोष्ठियों के माध्यम से ये समन्वय स्थापित करने में सरलता सुगमता बनी रहती है। ये विभागीय समितियाँ हो या सम्मेलन हो, संक्रिया हो, संगोष्ठी हो, कार्यशाला हो, ये उचित समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। समय समय पर कई बार राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, कलेक्टर है, मुख्य सचिव है, प्रशासकीय अधिकारी हैं या विभागीय अधिकारी हैं, उद्योगपति हैं, इनके बीच में होने वाले परस्पर सम्मेलन, संगोष्ठी, वार्तालाप ये संगठन के उद्देश्यों को केवल ना स्पष्ट करते हैं बल्कि संगठन के बीच में पारस्परिक संबंधों को न केवल स्पष्ट करते हैं बल्कि संगठन के टकराव को रोकते हैं, दोहराव को रोकते हैं, पर संगठन के सकारात्मक पक्ष को लेते हैं और समन्वय की भावना, संचार की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए सुगम तरीके से सम्मेलन और संगोष्ठियों के माध्यम से समन्वय स्थापित हो जाता है। अगला बिंदु है परामर्श और सामूहिक बैठकें। समन्वय का एक कारगर तरीका ये भी है कि सभी विभागों में परस्पर सलाह मशवरा करके समस्याओं का समाधान निकाला जाए। संगठन में आने वाले विभिन्न विरोधों को तात्कालिक स्तर पर परामर्श और सामूहिक बैठकों से, व्यक्तिगत परिचर्चाओं से उनका समाधान करने का कोशिश किया जा सके। विभिन्न परस्पर विभागों की आंतरिक समिति बना के भी परस्पर सामूहिक और बैठकों के माध्यम से सामूहिक बैठकों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जा सकता है। अगला बिंदु है पर्यवेक्षण। समन्वय करने के लिए एक केवल दैनंदिन महत्वपूर्ण पद्धति है ये पर्यवेक्षण पदसोपानी व्यवस्था की स्थिति के प्रत्येक स्तर पर किया जाता है। पर्यवेक्षण उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन है। यह उनके कार्यों को न केवल दिशा निर्देश देता है बल्कि उनके कार्यों में होने वाली कमियों को दूर करने का भी एक तरीका है। पर्यवेक्षण सकारात्मक रूप से किए जाने वाला पर्यवेक्षण कार्मिकों को संगठनात्मक लगाव और संगठन के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को और अधिक रूप से अभिप्रेरित करने का प्रयास भी करता है या उसका एक माध्यम भी है। अगला बिंदु है क्रियाओं का मानकीकरण। किसी संगठन में अपनाई जाने वाली क्रिया प्रक्रिया विधियों को हम वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीके से उनका मानकीकरण कर दिया जाता है तो दिन प्रतिदिन की आने वाली समस्याएं या संघर्ष है उनसे मुक्ति मिल जाती है। इससे न केवल कार्यों करने की एक रूपता और सामान्यीकरण जैसी स्थिति रहती है बल्कि उचित समन्वय भी स्थापित हो जाता है। अगला बिंदु है नियंत्रण और निर्देशन। संगठन के शीर्षस्थ स्तर पर विद्यमान मुख्य कार्यपालिका क्रम से नीचे की ओर पदसोपानी के स्तर पर प्रत्येक पदाधिकारी अपने नियंत्रण पर्यवेक्षण के माध्यम से समन्वय करने का प्रयास करता है। चाहे आदेश उसके लिखित हो या आदेश उसके मौखिक हों, बातचीत के माध्यम से हो, वो नियंत्रण और निर्देशन का कार्य करता है। समय समय पर संगठन के बारे में, उसकी गतिविधि के बारे में अपील, प्रपत्र, बुलेटिन या अन्य औपचारिक आदेशात्मक जो विधियाँ होती है वो नियंत्रण और निर्देशन के माध्यम से संगठनात्मक लक्ष्यों को, संगठनात्मक उद्देश्यों को पूर्ति करने के क्रम में नियंत्रण और निर्देशन के माध्यम से उचित तालमेल और समन्वय स्थापित करने में मददगार होते हैं। और अंतिम है आधिकारिक सत्ता के माध्यम से समन्वय स्थापित करने में सुगमता रहती है, सरलता रहती है। प्रत्येक संगठन की व्यवस्था में अनुशासन बनाने के लिए कतिपय कुछ नियम और प्रक्रियाएँ होती हैं। उन प्रक्रियाओं कार्यों को अनुसरण करना होता है। उनका उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध में, कार्मिकों के विरुद्ध में अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसी कठोर स्थितियां आ सकती हैं। तो ये भय और दंड की जो नीति, नकारात्मक नीति है, उससे भी चाहे अनचाहे समन्वय में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये है एक आधिकारिक पत्र जहाँ कई बार कहते हैं प्रेम से भय स्थायी होता है, ये इसके लिए भी आवश्यक होता है। संक्षिप्त में कहें कि यद्यपि समन्वय एक जटिल समस्या है तथापि इसके संगठन के स्थापित करना ही होगा ताकि संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये ज़रूरी है कि इसको समन्वय को और अधिक सुचारू रूप से लागू किया जा सके। EFL ब्रेच के अनुसार वो लिखते हैं समन्वय एक मानवीय क्रिया है तथा प्रबंधक अपने व्यक्तिगत और आचरण और प्रवृत्तियों के द्वारा इसकी स्थापना करता है।
कहने का मतलब ये कि समन्वय एक मानवीय प्रयास या सतत प्रक्रिया है जो संगठन में प्रत्येक कार्मिक के लिए उच्च अधिकारी अधीनस्थ अधिकारियों के न केवल पारस्परिक संबंधों को और आगे मजबूत करती है, बल्कि संगठनात्मक कार्यों प्रक्रियाओं उद्देश्यों को प्राप्त करने में एक सुगम माध्यम भी सिद्ध होती है। इसलिए आज जैसे हार्लल क्यूबलैंड लिखते हैं कि तनाव के सिद्धांत को इस आधार पर मान्यता देते हैं कि यदि संगठन में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो सुनियोजित ढंग से ऐसा वातावरण करवाना चाहिए ताकि संघर्ष और तनाव के कारण स्वतः ही सहयोग और प्रेम बढ़ जाता है। जैसा कि क्यूबलैंड कहते हैं कि कई बार कहते हैं संगठन बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन उसमें संघर्ष और तनाव का सिद्धांत अपनाते हैं ताकि एक बार तनाव और संघर्ष का सिद्धांत हो तो उसके बाद स्वतः ही संगठन में एक सकारात्मक पक्ष के रूप में इस समन्वय स्थापित हो जाता है। कहते हैं लड़ाई के बाद शांति, तो लड़ाई के बाद शांति के लिए इस प्रकार का तनाव का सिद्धांत प्रशासनिक क्षेत्र में प्रयोग करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि समन्वय एक मानवीय क्रिया है और संगठन के लिए एक आवश्यक सिद्धांत है जिससे संगठन के लक्ष्यों को कार्मिकों के द्वारा उनकी प्रक्रियाओं को उनके उद्देश्यों को एकीकृत कर समन्वित कर प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।